देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, हाउ कैन एलएलपी बी इनकॉर्पोरेटेड। एलएलपी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसको कैसे रजिस्टर करवा सकते हो एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। तो अगर आपको एलएलपी स्टार्ट करनी है कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और उसको रजिस्टर करवाना है तो रजिस्टर कैसे करवाओगे, और हाउ इज एन एलएलपी फॉर्म्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, मतलब एलएलपी कैसे तैयार होगी। एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन दिस कनेक्शन। रजिस्ट्रार के पास कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो एलएलपी की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे। एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एलएलपी मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कि किसके अंदर रजिस्टर्ड है, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है। बिफोर एलएलपी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड द पर्सन डिजायर ऑफ फॉर्मिंग द एलएलपी शुड फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रपोज नेम। तो पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, अपनी कंपनी का नाम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। तो आपको पता है क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई नेम सोचा, वो ऑलरेडी नेम किसी और ने ले रखा है, तो आप वो सेम नेम ले नहीं सकते। तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके पहले अपने 5-6 नाम क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। वो जाके देख लो कि किसी और ने ये वाला नाम तो नहीं ले रखा। अगर नहीं ले रखा तो आप वो वाला नाम ले लोगे, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा नाम सोचना पड़ेगा। द प्रपोज नेम शुड हैव एक्रोनिम एलएलपी एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। तो नेम के बाद अपना क्या लगाओगे, एलएलपी। तो जैसे आपने लगाया जोबन एंड एलएलपी, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट शुड नॉट रिजेंबल एनी अदर पार्टनरशिप फर्म। तो दूसरी किसी पार्टनरशिप फर्म के जैसा नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट के किसी नाम के साथ क्या करता है सर, पैरेलल होता है। और एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट और a registered trademark or a trademark the application of which is pending। एलएलपी has detailed provision for incorporation of एलएलपी for to be incorporated। अब देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। Two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit shall subscribe their names in incorporation document। तो दो या दो से ज्यादा लोग, कम से कम कितने लोग चाहिए सर, 2 पीपल तो चाहिए ही चाहिए। वो लोग क्या करेंगे, लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो अपने नाम लिखवाते हैं। The incorporation document shall be filed in manner and with such fees as may be prescribed by registrar of the state। बेटा हर एक स्टेट का जो रजिस्ट्रार है उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, फीस होती है। तो आप जिस स्टेट में काम कर रहे हो उतनी फीस पे करके अपना डॉक्यूमेंट क्या करोगे, इनकॉर्पोरेट करवाओगे, रजिस्टर करवाओगे किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, जो कि आपके ऑफिस के आसपास सिचुएटेड हो गया। देयर शैल बी फाइल्ड along with the incorporation document a statement। तो incorporation document के साथ एक स्टेटमेंट और फाइल करोगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मेड बाय ईदर। वो कौन बनाएगा, या तो कोई एडवोकेट बनाएगा, या फिर आपकी कंपनी का सीएस बनाएगा, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट बनाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट that all the requirement of this act and the rules made thereunder has been compiled with। मतलब कि एक तो आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाया, उसके साथ आप एक और स्टेटमेंट बनाओगे। क्या बनाओगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे। वो कौन बना सकता है, या तो कोई एडवोकेट बना सकता है, या तो कोई सीएस बना सकता है, या फिर कोई सीए बना सकता है, या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट बना सकता है। बेटा इन लोगों को क्या लिखना है उसके अंदर, कि इस कंपनी ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एलएलपी के, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कर रखे हैं, फॉलो कर रखे। और नीचे अपना क्या लगा के देगा, साइन करके देगा, स्टैंप लगा के देगा। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी इन द फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड स्टेट। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, जिस हिसाब से बोल रखा है उस हिसाब से आपने बना रखा है। आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है, आपका जो ऑफिस है उसका एड्रेस लिखा हुआ है, नेम एंड एड्रेस लिखा हुआ है पार्टनर्स का जो कि बिजनेस को रन करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी। कुछ और कोई इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में होगी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये तो हमने पढ़ लिया। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, 2 पार्टनर्स होंगे, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आरओसी क्या करेगा, स्क्रूटनाइज वेदर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड अदर पेपर प्रेजेंटेड टू हिम सैटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट। अब देखो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए, वो आप किसको दिया है, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अब बेटा वो सारे डॉक्यूमेंट्स की क्या करेगा, चेकिंग करेगा, और अगर कुछ कमी पेशी होगी तो आपको बोलेगा कि सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप और प्रोवाइड करके दो, या कोई डॉक्यूमेंट में कुछ गलत आपने लिख रखा है तो उसको करेक्ट करके दो। एंड इफ दे आर इन ऑर्डर, अगर ये सारा चीज किसके अंदर है, ऑर्डर है, प्रॉपर सब कुछ अच्छे से आपने दे रखा है, ही विल रजिस्टर द एलएलपी विद इन 14 डेज। तो 14 दिन के अंदर आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, एलएलपी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ऑन रजिस्ट्रेशन आरओसी, जब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपको कंपनी क्या मिलेगी, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेटा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता है क्या होता है, एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट होता है।
जैसे ह्यूमंस का क्या होता है बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसी कोई एलएलपी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो क्या है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इससे पता चल जाता है कि कंपनी किस दिन पैदा हुई थी। द रजिस्ट्रार शैल एंटर द एलएलपी नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी, उस कंपनी का नाम लिखा जाएगा रजिस्टर्स में। एंड शैल असाइन एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर एक एलएलपी को एक क्या मिलता है एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ठीक है, आपको वो यूनिक नंबर होता है। अगर आपकी कंपनी के बारे में कुछ पता लगाना है तो बस हम वो नंबर डालेंगे और आपकी कंपनी की सारी क्या आ जाएगी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। भैया अगर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया तो उसके क्या बेनिफिट्स है, सीधी सी बात है, आप किसी को भी क्या कर सकते हो स्यू कर सकते हो, किसी ने आपके साथ गलत करा तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। आप अपने नाम पे कंपनी क्या कर सकती है प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी कंपनी बेच सकती है। कंपनी की अपनी खुद की क्या हो जाएगी कॉमन सील मतलब स्टैम्प, भाई कंपनी के हाथ तो नहीं है वो खुद साइन तो नहीं कर सकती लेकिन कंपनी की क्या होती है स्टैम्प होती है। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडीज कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। तो भैया और बाकी सारी चीजें जो कि लॉफुली एक कंपनी कर सकते हो वो सारी चीजें आप कर पाओगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, आप कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, आपकी कोई कॉमन सील नहीं होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप अपनी कंपनी को क्या करवाते हो रजिस्टर। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी ओनली एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो क्या बोल रहा है, एक पार्टनर है मान लो ए, एक पार्टनर है बी, एक पार्टनर है सी। तो क्या बोल रहा है एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एन एजेंट ऑफ एलएलपी। तो ये पार्टनर ये पार्टनर ये पार्टनर ये तीनों किसके लिए काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए कि एलएलपी के लिए काम कर रहे हैं सर एलएलपी के लिए काम कर रहे हैं एंड नॉट ऑफ अदर्स। देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ एलएलपी। बेटा पार्टनरशिप के अंदर क्या होती थी म्यूचुअल एजेंसी होती थी, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या होते थे रिस्पॉन्सिबल होते थे। मान लो ए अगर कोई काम पकड़ के लाया तो बी उसकी काम करवाने में क्या करता था हेल्प करता था। तो ए अगर कोई काम लेकर आया तो ए प्रिंसिपल और बी उसका क्या बन जाता था एजेंट बन जाता था। यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। नो पार्टनर विल बी लायबल ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, एक पार्टनर ने अगर कुछ गलती कर दी, मान लो सी पार्टनर ने कोई गलती कर दी, ठीक है इसने कुछ फ्रॉड कर दिया, तो क्या ए बी से पैसे लिए जाएंगे एलएलपी में नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप का बिजनेस होता तो ए और बी को भी भरपाई करनी पड़ती, क्योंकि वो उनका पार्टनर और उसने क्या करा लोगों से धोखा करके पैसे वैसे क्या कर दिए चुरा लिए कर दिए जो भी है। मतलब यहाँ पर ए और बी अगर सी ने कुछ गलत काम करा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सीधी सी बात है, समझ लियो। Further, LLP is not bound by or for anything done by partner while dealing with a person if the partner has no authority to act for the LLP. Further, LLP is not bound, भैया LLP की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है for anything done by a partner, कुछ पार्टनर ने कुछ करा dealing with a person if the partner has no authority to act for the LLP। मान लो एक पार्टनर है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी किसी काम के अंदर लेकिन उसने वो काम कर लिया और उस वजह से क्या हो गया नुकसान हो गया, तो कंपनी नुकसान अपने सर पर नहीं लेगी, उसी बंदे को क्या करनी पड़ेगी भरपाई करनी पड़ेगी। द पर्सन विद whom the partner deals knows that he has no authority। जिस पर्सन के साथ आप डीलिंग कर रहे हो उस पर्सन को पता होना चाहिए कि ये बंदे की अथॉरिटी नहीं है फिर भी ये वाला काम कर रहा है। बट एज फार एज द एक्ट ऑफ पार्टनर्स आर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी और आर विद अथॉरिटी, एलएलपी remains or is liable in the same way as its partners। तो देखो ध्यान से देखना, बट एज फार एज द एक्ट ऑफ द पार्टनर्स इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, सर अगर उसने बिजनेस के लिए कुछ करा, किसके लिए कुछ करा बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं करा बिजनेस के लिए कुछ करा, कंपनी की भलाई के लिए कुछ करा, तो वहां पे एलएलपी क्या रहेगी लाइबल रहेगी, एलएलपी क्या लेगी जिम्मेदारी लेगी। ठीक है, मान लो एक बंदे ने कंपनी के नाम पर किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, वो कंपनी का बिजनेस नहीं था वो अपना कुछ अलग कुछ कर रहा था, तो एलएलपी जिम्मेदारी नहीं लेगी। The validity of certificate of incorporation cannot be disputed on any ground whatsoever. Critically examine the statement। तो हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है एक बर्थ सर्टिफिकेट है आपकी कंपनी का, वो बताता है किस दिन आपकी कंपनी क्या हुई थी स्टार्ट हुई थी। क्या हम उसको डिस्प्यूटेड डिक्लेयर कर सकते हैं सर, कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको हम गलत साबित कर दे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन issued in respect of LLP shall be the evidence of the fact that LLP is registered with the name specified in incorporation document। तो अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उससे क्या पता चलता है कि ये जो पार्टनरशिप है ये क्या है रजिस्टर्ड है। ठीक है, once the certificate of incorporation is issued nothing is to be inquired into or the regularity of the prior proceedings। तो अब कंपनी से हम कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको मिला ही कब था जब हमने उसकी पूरी की पूरी क्या कर ली थी चेकिंग कर ली थी, अब दोबारा से चेकिंग की जरूरत नहीं है।
Even though the signatories to the incorporation document be all infants or their signatures came out to be forged. भैया अगर बाद में पता चला कि इस कंपनी के सारे जो पार्टनर्स है वो कौन थे, बच्चे, और उनके जो सिग्नेचर थे वो क्या थे, जाली सिग्नेचर थे, तो भी कुछ नहीं कर सकते। Once the certificate of incorporation is issued, एक बार आपने certificate of incorporation issue कर दिया, the registrar has no power to cancel it. अब cancel नहीं हो सकता। The logic of the provision is that once the LLP is held out the word as LLP ready to contract engagement, then it would be most disastrous if there had any person allowed to show it. मतलब सीधी सी बात है, सरकार ये बोलना चाह रही है कि भैया इस कंपनी को रजिस्टर करने से पहले जो कमियां ढूंढनी है, जो कमियां पता लगानी है, वो पहले ही लगा लो। एक बार अगर हमने इसको रजिस्टर कर दिया फिर हम पीछे नहीं हट सकते। तो इसमें किसका ही भैया, इसमें रेपुटेशन किसकी डाउन होगी, गवर्नमेंट की। रेपुटेशन किसकी डाउन हो रही है, गवर्नमेंट की। लोग बात क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट ढंग से चेकिंग ही नहीं कर रही। हाउएवर इफ LLP हैविंग इलीगल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन रजिस्टर्ड, मान लो कोई LLP ऐसे रजिस्टर्ड हो गई जिसके ऑब्जेक्ट्स कैसे है, इलीगल, गलत काम कर रहे। इलीगल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट बिकम लीगल बाय द इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर हम उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका काम क्या हो गया, लीगल हो गया। The certificate would be all the same conclusive and the remedy in such case would be to wind up the LLP. ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, LLP को बंद करना पड़ेगा। मान लो आपने जो भी पैसे वैसे खिला के अगर क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेशन करवा दिया, आपके इलीगल ऑब्जेक्ट्स थे, तो क्या वो लीगल हो जाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। भैया अब देखो, आपने LLP को रजिस्टर करवाया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उसके अंदर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा हुआ था कि आप दिल्ली में काम करोगे, लेकिन किसी रीजन से आप दिल्ली से अपने ऑफिस को दूसरी जगह चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया आपने। अब आपको क्या करवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में उसका नाम को क्या करवाना पड़ेगा, चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम को चेंज करवाना पड़ेगा। वो कैसे चेंज होगा, तो उसका क्या गिवन है, प्रोसीजर। तो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दिल्ली स्टेट से कौन सी स्टेट को लेकर जा रहे हैं, मान लो चंडीगढ़। द प्रोसीजर लेड डाउन इन द LLP एक्ट शुड बी फॉलोड। तो जो भी प्रोसीजर LLP के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वेयर द LLP एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर, मान लो अगर LLP एग्रीमेंट के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी रिक्वायर्ड। तो सारे पार्टनर्स की पहले आप क्या ले लो, अप्रूवल ले लो कि हाँ भाई सारे पार्टनर्स चाहते हैं कि ऑफिस हमारा दिल्ली से कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, चंडीगढ़। कोई अकेला पार्टनर ये डिसीजन नहीं ले सकता। However, in case of change of registered office from one state to another, consent of secured creditor shall also be required. भैया मान लो आपके कोई क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने पैसे ले रखे हैं दिल्ली के अंदर, उनसे भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कहीं पता चले कि बाद में क्रेडिटर केस कर देता है सरकार के ऊपर कि ये तो मेरे पैसे लेकर भाग गए और आपने इनको लेकर जाने कैसे दिया, तो आपको अपने क्रेडिटर से भी क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाते हैं एक तरीके से आपके बैंक्स। तो जिन जिन भी सिक्योर्ड क्रेडिटर से आपने लोन ले रखा है या सरकार से लोन ले रखा है, तो आपको उनसे भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। In case of change of registered office from one state to another state, LLP shall publish a public notice भी देना पड़ेगा 21 days before filing any notice of change। मतलब चेंज करवाने से 21 दिन पहले इसको पब्लिकली क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। किसके अंदर, एक डेली न्यूज़पेपर के अंदर, वो पब्लिश होता हो इंग्लिश के अंदर और एक लोकल लैंग्वेज के अंदर। मतलब मान लो जैसे गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है उस न्यूज़पेपर में भी आपको एक पब्लिक नोटिस देना है, और एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में भी आपको क्या देना है, पब्लिक नोटिस देना है 21 दिन पहले। In case of change in the place of registered from one place to another within the state, from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar, or from one state to another state, LLP shall file a notice in form। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 15। किसके हिसाब से, LLP रूल्स 2009 के हिसाब से, विद द रजिस्ट्रार के पास फॉर्म नंबर 15 भरना पड़ेगा। वेयर द LLP proposes to shift its registered office from a copy thereof, the information of registrar under those jurisdiction registered offices proposed to be shifted। तो भैया देखो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस रजिस्ट्रार के पास आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 15, और उसके अंदर बताना पड़ेगा मैं अपना ऑफिस कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। और जिस स्टेट में आप अपना ऑफिस लेकर जा रहे हो वहां के रजिस्ट्रार को उस फॉर्म नंबर 15 की क्या पकड़ानी पड़ेगी, कॉपी, कि देखो सर मैंने वहां पर क्या कर दिया, डिटेल्स दे दी और मैं अब आपके स्टेट के अंदर क्या हो रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ। तो जिस स्टेट से निकल रहा है उस स्टेट के रजिस्ट्रार को भी बताना है, मतलब दिल्ली के रजिस्ट्रार को भी बताना है, और जिस स्टेट में जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, तो वहां के भी रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा।
Notice of change of place of registered office shall be filed with the registrar in form 15 days within 30 days of complying with the procedure requirement along with the requisite filing fees। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 15 भरना पड़ेगा और जो भी सरकार की जो फीस होगी वो भी देनी पड़ेगी। द चेंज शैल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर सच फाइलिंग। इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही आपका क्या होगा, चेंज कंसिडर करा जाएगा। फॉर्म 15 शैल बी साइंड बाय, कौन कौन साइन करेगा, सारे पार्टनर साइन करेंगे, कंपनी का सेक्रेटरी साइन करेगा या फिर कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा। बहुत ही सिंपल था, आगे चलते हैं। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। भैया आपको एलएलपी का आप क्या चेंज करवाना है, नाम चेंज करवाना है। मान लो पंडित जी ने बोल दिया आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपको नाम चेंज करवाना पड़ेगा, तो आप नाम चेंज करवा रहे हैं। तो सेक्शन 17 ऑफ एलएलपी एक्ट, इफ थ्रू inadvertence or otherwise LLP name is wrongly registered by name which is in the opinion central government is identical। मान लो आपने एक ऐसा नाम रजिस्टर करवा दिया, मान लो आपका कंपनी का नाम कुछ इस तरीके से रजिस्टर्ड है जो कि सरकारी नाम के साथ क्या कर रहा है सर, रिजेंबल कर रहा है, उसके जैसा उसको फील आ रही है। द नेम ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग, या फिर कोई दूसरी एलएलपी उसके जैसा। अभी जैसे मान ले तूने कंपनी का नाम सुना होगा स्टारबक्स, स्टारबक्स कंपनी। तो वैसे ही एक बंदा था अपना पंजाबी एक बंदा था, उसने नाम रख दिया सरदार बख्श। क्या रख दिया, सरदार बख्श। तो भैया उसको बोला गया भाई यही नाम तू क्या कर दे, चेंज कर दे, ये स्टारबक्स के साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रिजेंबल हो रहा है। तो उसने फिर थोड़ा सा अपना नाम क्या करा था, चेंज करा था, है ना। सेम सेम आया ना, स्टारबक्स स्टारबक्स, ठीक है। हाँ, तो भैया उसको फिर नाम चेंज करना पड़ा। तो ऐसे आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या लिखा हुआ है, और द बॉडी कॉर्पोरेट इज अनडिजायरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। तो मान लो कोई ऐसा नाम है जो कि सरकार के किसी कंपनी के नाम के साथ सेम सेम साउंड कर रहा है, या कोई दूसरे एलएलपी उसकी नेम के साथ क्या कर रहा है, साउंड कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल सकती है कि भैया अपना नाम चेंज करवा ले, तूने नाम गलत ले रखा है। और विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन, सरकार जिस दिन बोलेगी उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना नाम क्या करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। नाम को चेंज करवाने के लिए आपको किसके पास फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा नेम को चेंज करवाने का, कि भैया रजिस्ट्रार मेरा नाम क्या करवा दे, चेंज करवा दे। ठीक है, उसको क्या देना पड़ेगा आपको, नोटिस। What is the liability of the partner upon reduction of the number of members in a LLP। मान लो एक LLP है, जब वो रजिस्टर्ड हुई तो उसके 4 पार्टनर्स थे। अब मान लो 2 पार्टनर्स छोड़ के चले गए, तो भैया बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स फॉर कैरिंग ऑन अ LLP। कंपनी का एक्ट क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, भैया 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP इज रिड्यूस्ड, मान लो कभी भी नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बिलो 2 से भी कम हो जाते हैं। एंड द LLP कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months व्हाइल द नंबर इज सो रिड्यूस, और कंपनी को 6 महीने हो गए बिजनेस को रन करते हुए, 2 पार्टनर से भी कम है। द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ LLP ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 months। अब मान ले 2 से भी कम पार्टनर हो गए तो एक पार्टनर होगा ना, तो वो एक पार्टनर पिछले 6 महीने से क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, has the knowledge of fact that he is carrying on the business alone shall be personally liable for the obligation LLP incurred during the period। तो भैया सारी की सारी लायबिलिटी उस एक अकेले पार्टनर की होगी। ठीक है, LLP is regulated by, LLP कौन से लॉ के हिसाब से चलती है, LLP एक्ट 2008 के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चलते हैं 1932 के हिसाब से। LLP is a separate legal entity, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब यहाँ पे पार्टनर्स ऑफ बिजनेस क्या है, एक जैसे है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम पर्सन है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड अप टू देयर कैपिटल। यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, जितने पैसे लगाएंगे उतना का लॉस हो सकता है। यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। परपेचुअल एसिस्टेंस एग्जिस्टेंस, एलएलपी के अंदर क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। मान लो किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, डेथ हो गई, या पार्टनर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो एलएलपी खत्म नहीं होगी, एलएलपी खत्म नहीं होगी। पार्टनरशिप डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई या डेथ हो गई तो पार्टनरशिप हो सकती है कि क्या हो जाए, खत्म हो जाए। फॉर्मेशन एंड क्रिएशन की बात करें, इट इज फॉर्म्ड बाय एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कौन सा, एलएलपी एग्रीमेंट के साथ आप इसको स्टार्ट करोगे। और यहाँ पे ये ओरली स्टार्ट हो सकता है, या फिर क्या बना सकते हो, पार्टनरशिप डीड, पढ़ा था ना क्लास 12 के अंदर, या तो ओरली इसको स्टार्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप डीड बनाओगे। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, एलएलपी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द एलएलपी ओनली, एलएलपी की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किसकी है, एलएलपी की, पार्टनर्स की नहीं।
इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग ऑफ इट। तो पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टनर्स। लेकिन एलएलपी के अंदर जो प्रॉपर्टी एलएलपी की है वो सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है? एलएलपी की, पार्टनर्स की नहीं है वो। नो लिमिट हैव बीन मेंशन्ड नंबर ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी के कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है? बैंक्स के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 10। और दूसरे बिजनेस में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 20। रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1920 नॉट कंपल्सरी। यहाँ पर क्या है? कंपल्सरी। मतलब पार्टनरशिप में कंपल्सरी नहीं है और यहाँ पर कंपल्सरी है। कन्वर्जन इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू। एलएलपी किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती? पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन पार्टनरशिप को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर? एलएलपी के अंदर। ठीक है, यस। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख, बहुत सिंपल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हाँ सर, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इजी है, पढ़ लोगे। इसके अंदर लिमिट्स याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लिमिट्स याद करनी पड़ेगी। स्टेट द प्रोसीजर एंड एफर्ट्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप इनटू एलएलपी। बेटा पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करवाना हो तो कैसे करवा सकते हो? मैंने बताया ना, एलएलपी पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन पार्टनरशिप को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पार्टनरशिप फर्म इज अलाउड टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एलएलपी। ठीक है, अब उसके स्टेप्स क्या है? हमें तो क्या याद करना है? स्टेप्स टू डिसाइड अबाउट द। पहले तो पार्टनर्स डिसाइड कर लो कि कौन से एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहलाएंगे। टू ऑब्टेन द डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक पार्टनर का क्या लेना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। उन पार्टनर्स के क्या करवाने पड़ेंगे? डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ेंगे। as well as the application and documents to be filed electronically to ascertain from the registrar of companies whether the name of LLP into form is convertible is available or not। आप जिस LLP में रजिस्टर करवा लो वो जो नाम है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है? फिर पता चले वो नाम ही नहीं है ना? बताया ना, नाम आपका कैसा होना चाहिए? यूनिक, कोई ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी का। टू गेट द एलएलपी एग्रीमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड। तो एलएलपी के एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन हैज टू बी मेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी कौन से फॉर्म के अंदर? 17। किसको देगा ये एप्लीकेशन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। जिस स्टेट के अंदर तेरा क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। द एप्लीकेशन इज टू बी अकम्पनीड बाय फॉलोइंग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पर? एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा फर्म का, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगेगी, पार्टनरशिप फर्म की, क्या आपकी पार्टनरशिप फर्म कब बनी थी बताओ पहले हमें, अपने पार्टनरशिप का नाम बताओ, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लगेगा, एक स्टेटमेंट लगेगी किसकी? एडवोकेट की, कंपनी सेक्रेटरी, अभी अभी समझाया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट की या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की, जो कि बताएगा कि आपने एलएलपी के सारे लीगल रूल्स को क्या कर रखा है? फॉलो कर रखा है। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म। आपकी कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है उसकी भी डिटेल्स लगेगी। लिस्ट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल, कि मैं अपना जो ऑफिस है उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूं। क्लियरेंस, अप्रूवल और परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड बॉडी अथॉरिटी इफ नीडेड। अदर अटैचमेंट लाइक इनकम टैक्स रिटर्न्स लगेंगी। अलॉन्ग विद द अबव नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको क्या देनी पड़ेगी? फीस, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, पेड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन ऑन रिसीविंग द डॉक्यूमेंट्स। एक बार आपने सारे डॉक्यूमेंट किसको दे दिए? रजिस्ट्रार को। वो क्या करेगा? स्क्रूटनाइज, चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, सेटिस्फाई करेगा कि भैया ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको पकड़ा देगा। कन्वर्जन के बाद होगा क्या? द रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द फर्म is a private company or an unlisted public company as the case may be has compiled with the provisions। वो देखेगा कि आपने शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 आपने अगर सारा फॉलो कर रखा है, सारे रूल्स आपने फॉलो कर रखे हैं, रजिस्टर कर लेगा डॉक्यूमेंट को और इशू कर देगा, आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उस दिन से आपकी कंपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या बन जाएगी सर? एलएलपी बन जाएगी। एक बार पढ़ के देख ले ध्यान से इस वाले क्वेश्चन नंबर 13 को। इजी है तो। स्टेट द प्रोविजंस फॉर कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ एलएलपी। एक प्राइवेट कंपनी को अब आप एलएलपी में कैसे, अभी क्या सिखा था हमने, पार्टनरशिप को कैसे एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसको कन्वर्ट करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? सेक्शन 56 का सहारा लेना पड़ेगा। कौन सा? एलएलपी
लॉ का सेक्शन 56 आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन के लिए। एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन, प्राइवेट कंपनी में अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी फॉर कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू एलएलपी। तो प्राइवेट कंपनी को किसके पास अर्जी किसके पास डालनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। देयर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द एसेट्स सबसिस्टिंग और इनफोर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बेटा अगर जब आप एप्लीकेशन डाल दो ना प्राइवेट कंपनी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं पर क्या है, मॉर्गेज्ड है या कोलेटरल सिक्योरिटी की जगह आपने रखवा रखी है। पार्टनर्स ऑफ एलएलपी टू व्हिच इट कन्वर्ट्स कंप्राइज ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड नो वन एल्स। तो वहां पर सिर्फ कंपनी के कौन होने चाहिए? शेयर होल्डर्स। प्राइवेट कंपनीज है तो वहां पर कौन होने चाहिए? प्राइवेट शेयर होल्डर्स। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं है। यहाँ पे पब्लिक आपके शेयर होल्डर्स नहीं होगी, आपके जो पार्टनर्स है वही क्या होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे। कन्वर्जन के लिए आपको ऑनलाइन कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 18। किसको भरना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। किस स्टेट के अंदर? जहां पर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। of the proposed LLP to be situated after the conversion of private company to the LLP। तो जब प्राइवेट कंपनी LLP में रजिस्टर हो रही है तो जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट के रजिस्ट्रार को आपको क्या देना पड़ेगा सर? फॉर्म नंबर 18 फाइल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन इज टू बी अकम्पनीड बाय, और कौन से डॉक्यूमेंट देने? देख लगभग सेम है। देख वही एडवोकेट और चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का साइन होगा जिसके अंदर वो बताएंगे सारे रूल्स फॉलो कर रखे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा, एक स्टेटमेंट होगा किसका? सारे शेयर होल्डर्स का, जिसके अंदर उनका क्या लिखा होगा? नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, ये सब लिखा होगा। ठीक है, सारे कंपनी की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है वो बतानी पड़ेगी। स्टेटमेंट शुड बी मेड अप टू द डेट नॉट प्रीसीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन की डेट से 30 दिन पहले तक कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है वो बताना पड़ेगा। सारे क्रेडिटर्स के बारे में बताना पड़ेगा, उनकी क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। क्लियरेंस, अप्रूवल और परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी इफ नीडेड। कोई दूसरी अथॉरिटी से, कोई कंसर्न अथॉरिटी है तो उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी मान लो। और आपको क्या फाइल करनी पड़ेगी? अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम टैक्स रिटर्न्स, फीस भरनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी। और बेटा फिर नीचे का प्रोसेस सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की इफेक्ट से होगा क्या? जब आप एक बार एलएलपी के अंदर रजिस्टर्ड हो गए तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पैदा हो जाएगी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द, उस नाम से जो कि किसके अंदर स्पेसिफाइड है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर। ऑल द टेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट जो कि प्राइवेट कंपनी की है वो सारी की सारी किसकी हो जाएगी? अब एलएलपी की हो जाएगी। प्राइवेट कंपनीज की सारी किसकी हो जाएगी? अब प्रॉपर्टी एलएलपी की हो जाएगी। प्राइवेट कंपनी को मान लिया जाएगा कि वो क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, एंड इट्स नेम इज ऑल्सो डीम्ड टू बी रिमूव्ड। उसका नाम कहां से हटा दिया जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। तो प्राइवेट कंपनीज का नाम हटा दिया जाएगा और नाम किसका रख दिया जाएगा? एलएलपी का। कितना सिंपल है वाला टॉपिक। एन एलएलपी इज अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट ओवर द पार्टनरशिप। यार ये तो मैंने पहले पढ़ा रखा है। जो एलएलपी है वो क्या है? पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है। तो ये हेल्प करती है क्या? बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये आप इजीली किस में पढ़ लोगे? अपने होमवर्क में पढ़ लोगे। छोटा सा क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ाया था। Explain the concept of designated partners and also their liabilities under the LLP Act। तो समझाओ हमें designated partners कौन होते हैं और उनकी liabilities क्या-क्या होती है। तो every LLP is required to have at least 2 designated partner who should be individuals and at least one of them has been resident of India। हर एक LLP के 2 designated partners होने चाहिए जो कि individuals हैं और उनमें से एक बंदा कहाँ पर रहना चाहिए? इंडिया में। For the purpose of term resident of India means a person who has stayed in India for a period not less than 180 days, 182 days during the immediately preceding 1 year। जिस दिन आप रजिस्टर करवा रहे हो एक कोई ना कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो कि कम से कम इंडिया में कितने दिन था? 182 डेज। 365 डेज में से इंडिया में कितने दिन था वो? 182 डेज था। Further, in case of a LLP in which all partners are body corporates or in which one or more partners are individuals in body corporate, then at least 2 individuals who are partners of both LLP or nominees of such body corporate shall act as the designated partner। तो देख क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख। In case of LLP in which all the partners are, मान लो एक LLP है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टनर्स कौन है? कंपनीज। और in which one or more partners are individual, उसके अंदर एक या 2 पार्टनर्स कौन है? सिर्फ इंडिविजुअल्स। एंड बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ क्या है? कंपनीज। देन एट लीस्ट 2 individuals who are partners of such the LLP or nominees of such body corporate shall act as the। तो मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि पार्टनर्स है LLP के और नॉमिनीज है किसके? बॉडी कॉर्पोरेट के, उनको हम क्या कहलाएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर।
However, an individual shall not become a designated partner in LLP unless he or she has given his or her prior approval or consent to act as to such LLP. तो एन इंडिविजुअल शेल नॉट बी बिकम, एक इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनाएंगे एलएलपी का जब तक वो अपना खुद का क्या ना दे दे, अप्रूवल ना दे दे। मैंने तेरे को बोल दिया पार्टनर बनाएंगे तेरे को डेजिग्नेट, तू बोला नहीं मैं नहीं बनता, तो नहीं बन सकता। दिस कंसेंट हैज टू बी इन फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एवरी एलएलपी हैज टू बी फाइल्ड with the registrar the particulars of every individual। तो हर एक इंडिविजुअल की डिटेल्स, उसकी अप्रूवल किसको दोगे, रजिस्ट्रार को। फर्दर एवरी सच डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज टू ऑब्टेन अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, हर एक पार्टनर का क्या होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कहां से लेना पड़ेगा वो, सेंट्रल गवर्नमेंट से। लाइबिलिटीज क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट्स मैटर्स एंड थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एलएलपी। जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारे मैटर, सारी थिंग्स उनको देखनी पड़ेगी, उसकी वो रिस्पॉन्सिबल है। ही एंड शी शैल रिमेन लायबल टू ऑल द पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन एलएलपी। अगर एलएलपी ने कल को कोई गलत काम करा, उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी, तो जिम्मेदारी किनकी होगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लीगल प्रोविजंस, भैया कोई भी लॉ का अगर आपने पालन नहीं करा तो भाई आप आओगे फिर यहाँ पे। एनी पार्टनर में बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनर बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी रूल्स के हिसाब से। सिमिलरली आप पार्टनर में ऑल्सो सीज, आप पार्टनरशिप खत्म भी कर सकते हो अपनी, एलएलपी से पार्टनर से हट भी सकते हो। फर्दर एलएलपी कैन अपॉइंट अ न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर, लेकिन अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है विद इन 30 डेज आपको एक नया पार्टनर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। रीजन कुछ भी हो सकता है, मान लो एक पार्टनर छोड़ के चला गया, रिजाइन कर गया, या मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो कम वो सरकार आपको कितने दिन दे रही है, 30 दिन। भाई 30 दिन देते हैं, कोई ना कोई दूसरा पार्टनर लेकर आओ। But till a new designated partner is so appointed at any time, if there is only one designated partner, तो जब तक नया पार्टनर नहीं आ रहा तो एक ही designated partner, then each of the partners shall deem to be a, तो बाकी सारे जो पार्टनर्स है कंपनी के अंदर उनको भी क्या मान लिया जाएगा, designated partners। The responsibility for carrying out the legal obligations, मतलब legal duties सारी की सारी जो responsibilities है as laid down by the LLP Act shall be the responsibility, मतलब सारी की सारी ड्यूटी क्या सिर्फ designated partners की है, बताओ हमें। Designated partner shall be responsible for doing all the acts, matters, things as are required to be done by the LLP in respect of compliance of the provisions of this act, इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई रिटर्न फाइल करना, कोई स्टेटमेंट फाइल करना, कोई रिपोर्ट देना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। लाइबल टू ऑल द पेनल्टीज, जो भी पेनल्टीज लगेगी एलएलपी के ऊपर, वो पेनल्टीज भी किसको भरनी पड़ेगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। कैसे अपॉइंट करा जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, पढ़ ले जल्दी से, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, सेम है। Who can be partner in LLP? What are the disqualifications? कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी का, और कौन से लोग हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे एज द पार्टनर, मतलब हम उनको पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकते। हाउ कैन पर्सन बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी? हु कैन बी पार्टनर ऑफ एलएलपी? सर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी पार्टनर बन सकती है किसके अंदर, एलएलपी के अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है, सर कोई ऐसी कंपनी जो कि किसके अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013। मान लो दो कंपनीज ने पार्टनरशिप कर लिया ना, मान लो एयरटेल ने पार्टनरशिप कर लिया जियो के साथ, तो ये क्या बन गई, एलएलपी। And includes the LLP registered under 2008 और the LLP incorporation outside company और a company incorporated outside India। कोई फॉरेन कंपनी भी है वो भी क्या कर सकती है, अपना LLP में कंबाइन होके LLP का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। Thus the following can be partners, तो कौन कौन पार्टनर हो सकता है LLP का, सर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंडियन कंपनी हो सकती है, कोई दूसरी LLP भी हो सकती है, कोई फॉरेन LLP भी हो सकती है, कोई फॉरेन कंपनी भी क्या बन सकती है, पार्टनर बन सकती है। सर कौन पार्टनर नहीं बन सकता, An individual shall not be capable of becoming the partner if, बेटा वो कैसे माइंड का है, अनसॉइंड माइंड का। सरकार ने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट ने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है, ये बंदा क्या है, पागल है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये ऐसा बंदा है जिसके ऊपर कोई कर्जा चल रहा है और वो कर्जा इसने चुकाया नहीं है। He has applied to be educated insolvent, कोई ऐसा बंदा जिसने सरकार को बोल दिया कि भैया मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। मतलब एक तो ऐसा बंदा है जिसको डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये क्या है, इंसॉल्वेंट, और एक बंदा है जो कि खुद गया है क्या डिक्लेयर होने के लिए, इंसॉल्वेंट। हाउ कैन पर्सन बिकम अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी? द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स, वो लोग जिनका नाम लिखा हुआ है किसके अंदर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर।
एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तब एलएलपी जब बन रही थी तो जिन लोगों का नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था वो पार्टनर्स बन सकते हैं किसमें, एलएलपी के अंदर। सब्सिक्वेंट टू इनकॉर्पोरेशन न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड, एक बार एलएलपी बन गई तो नए पार्टनर्स भी आ सकते हैं एलएलपी के अंदर, ठीक है। एक पार्टनर कब बंद खत्म हो सकती है उसकी पार्टनरशिप, हाउ कैन पार्टनर सीज टू बी, सीज मतलब कब उसकी पार्टनरशिप खत्म हो सकती है किसके अंदर, एलएलपी के अंदर। अब पर्सन कैन सीज टू बी अ पार्टनर, सीज मतलब खत्म हो सकता है एज अ पार्टनर इन अ एलएलपी बिकॉज ऑफ द टू रीजंस, इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स, मान लो उसके साथ उसने एग्रीमेंट कर रखा था बाकी पार्टनर्स के साथ कि भाई 5 साल के बाद मैं ऑटोमेटिकली बिजनेस को छोड़ के चला जाऊंगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स इन दिस रिस्पेक्ट बाय गिविंग अ नोटिस, अगर मान लो कोई भी बंदा छोड़ना चाहता है बिजनेस, तो कह रहा है यार बहुत पैसे कमा लिए अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसको 30 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा बाकी सारे पार्टनर्स को लिख के कि भाई देखो मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, 30 दिन मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तुम्हें कोई नया पार्टनर लाना है तुम नया पार्टनर ले आओ। या फिर अगर उसकी डेथ हो गई, या मान लो एलएलपी क्या हो गई, डिसोल्यूशन हो गया एलएलपी का, एलएलपी खुद ही खत्म हो गई तो पार्टनरशिप पार्टनर्स भी तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ही इज डिक्लेयर्ड, कैसे माइंड का हो गया वो, अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसने अप्लाई कर दिया है किस चीज के लिए, एजुकेटेड इंसॉल्वेंट, या फिर गवर्नमेंट ने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है, कोर्ट ने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट। मान लो कोई भी पार्टनर है ना उसके ऊपर लाइबिलिटीज किससे ज्यादा हो गई, एसेट से ज्यादा हो गई, तो उसको भी पार्टनरशिप से उससे निकाल दिया जाएगा, एलएलपी से निकाल दिया जाएगा। स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर है उसने गलत काम कर दिया था तो एलएलपी की क्या जिम्मेदारी है, एक पार्टनर है उसने गलत काम कर दिया तो एलएलपी की क्या जिम्मेदारी है, वेयर बाय whereby the wrongful act or omission of partner acting in the ordinary course of business of LLP or with its authority loss or injuries caused to third party or any penalties incurred by the LLP। मान लो एक पार्टनर ने कुछ ऐसा करा विद हिज अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी थी, लॉस और इंजरीज कॉज टू किसी थर्ड पार्टी को क्या हो गया, लॉस हो गया, और एलएलपी के ऊपर क्या लगी, पेनल्टी। द एलएलपी इज लायबल देयरफॉर टू द सेम एक्सटेंट ऑफ द पार्टनर्स, तो एलएलपी क्या लेगी, उसकी जिम्मेदारी लेती है। रॉन्गफुल एक्ट में बी टॉट और नेग्लिजेंस, वो क्या हो सकता है, टॉट हो सकता है मतलब लॉ को फॉलो नहीं करा, या फिर नेग्लिजेंस हो सकती है, मान लो लापरवाही। एज पर सेक्शन 227 सबसेक्शन 4 ऑफ द एलएलपी एक्ट, liabilities of LLP shall be met out of the property of LLP, तो LLP के ऊपर कोई पेनल्टी लगी है तो हम उसकी प्रॉपर्टी को बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकते हैं। However, LLP is not bound by the act of partner in dealing with a person if the partner has no authority to act। मान लो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इतनी, तो एलएलपी ने उसको पावर नहीं दे रखी थी, जो उसने काम कर दिया उसके लिए एलएलपी जिम्मेदारी नहीं लेगी। एंड द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, पर्सन को पता था कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। मान लो मैं एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था कंपनी की, लेकिन मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में घुस के कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर दिया, सेल्स कर दिया, और कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी उस लॉस की, फिर मेरे को भरपाई करनी पड़ेगी। और डज नॉट बिलीव दैट ही इज द पार्टनर ऑफ द एलएलपी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर वो कंपनी के अपनी अथॉरिटी के हिसाब से काम कर रहा है और कंपनी के लिए काम कर रहा है तो एलएलपी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अपने अथॉरिटी से बाहर निकल के काम कर रहा है तो एलएलपी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। डिस्कस इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर 24 पे जा रहा हूँ। डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट रिलेटिंग टू द वॉलंटरली वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी। अब एलएलपी पहुंची सरकार के पास, बिजनेस चल नहीं रहा था, एलएलपी ने क्या बोला गवर्नमेंट को कि भाई मैं अपनी कंपनी बंद करना चाहता हूँ, एलएलपी बंद करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी को बंद कर दो। तो इसके क्या स्टेप्स हुए, वॉलंटरली वाइंडिंग अप मतलब खुद से एलएलपी अपना बिजनेस बंद करना चाहती है। व्हेन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज वाउंड अप बाय द पार्टनर्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट, कोर्ट ने नहीं बोला था तुम्हें बंद करने को, तुमने खुद बोला था, इसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरली वाइंडिंग अप, ठीक है। LLP can be wounded up voluntarily if LLP passes a resolution to wind up the LLP with the approval of, बेटा अगर आपको LLP बंद करनी है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किससे, पार्टनर से। कितने पार्टनर से कम 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मान लो एक बिजनेस के अंदर 15 पार्टनर्स है तो उसके 3/4 से मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। तो ये कितना हो गया, 45 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो करीबन 12 पार्टनर से मेरे को क्या चाहिए, अप्रूवल। 15 में से कितने पार्टनर्स की अप्रूवल चाहिए, 12 पार्टनर्स की। तो 12 पार्टनर्स अगर अप्रूवल दे देंगे तो हम क्या कर देंगे, अपनी कंपनी को बंद कर देंगे,
स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब सरकार क्या बोलती है, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, इट हैज टू बी मेड बाय द मेजोरिटी 3/4 से ज्यादा पार्टनर्स होंगे, और ऑल ऑफ देम इफ देयर आर ओनली 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, अगर सिर्फ 2 पार्टनर्स है ना तो दोनों की अप्रूवल लगेगी बिजनेस को बंद करने के लिए। ड्यूली वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट, तो एक एफिडेविट पे साइन करवाया जाएगा उनसे कि बोलो आप बिजनेस बंद करवाना चाहते हो, साइन करके दो। दे हैव टू डिक्लेयर दैट एलएलपी हैज नो डेट, एलएलपी के ऊपर उस टाइम पर कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मान लो कंपनी कल को बिजनेस बंद करके चलेगी और लोगों का पैसा देना था, गलत बात है ना। और इट हैज टू बी एबल टू पे इट्स डेट इन फुल, अगर उसको कोई पैसे देना था तो भैया पहले सारे पैसे दे बिफोर एक्सीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप करने से पहले एलएलपी तेरे ऊपर जितने भी कर्जे हैं उनको सारा क्या कर दे, पूरा कर दे। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ऑल द क्रेडिटर्स मस्ट बी गिवन अ कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, सारे क्रेडिटर्स को बता कि तू अपना बिजनेस क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। An estimate amount of claims due to certs of the creditors and an offer for creditors to accept such claims, क्रेडिटर से पूछना पड़ेगा, सबसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हाँ हमें इस बंदे के पैसे नहीं देने, ठीक है। मान लो क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स, मान लो मेरा कोई क्रेडिटर्स है, मान लो आप मेरे क्रेडिटर हो, मैं एलएलपी हूँ, तो आपसे मेरे को रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, क्या लिख के कि इस एलएलपी से मेरा कोई पैसे ड्यू नहीं है, इसने मेरे को सारे पैसे दे रखे हैं, तो मुझे को कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो बंद कर ले। फिर अपॉइंट किसको करेंगे, एक लिक्विडेटर। लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो कि एक सरकार अपॉइंट करती है हमारे लिए, और वो बंदा क्या करता है, कंपनी के सारे एसेट्स को क्या करता है, पे ऑफ करता है। तो विद इन 30 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरली वाइंडिंग अप, तो जब आपने एक डिसीजन लिया कि आपको बिजनेस बंद करना है, तो 30 days के अंदर व्हेन अ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी वोट, एलएलपी को एक अपॉइंट करना पड़ेगा। किस बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा, एलएलपी लिक्विडेटर, विद द पैनल मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एक नाम दे रखी है, उसमें से कोई सा भी बंदा आप अपॉइंट कर दोगे एज द लिक्विडेटर। ड्यूटी टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार विद रिगार्ड टू पेंडिंग लिक्विडेशन, तो आपको रजिस्ट्रार को क्या देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी लिक्विडेशन के बारे में। इफ वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी इज नॉट कंक्लूडेड विद इन 1 year, 1 साल के अंदर अगर आपका कंपनी बंद नहीं हुई आफ्टर इट्स कमेंसमेंट, मतलब आपने जिस दिन बोला था उससे 1 साल के अंदर अगर कंपनी बंद नहीं हुई, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी किसको, रजिस्ट्रार को, भाई क्या रीजन है, कंपनी क्यों नहीं बंद कर रहे। फाइनल मीटिंग होगी और कंपनी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। व्हेन द अफेयर्स ऑफ एलएलपी आर कंप्लीटली वाउंड अप, एलएलपी विल कॉल द फाइनल मीटिंग, जब सारा काम हो गया तो लिक्विडेटर किसको बुलाएगा, फाइनल मीटिंग, जिसमें पार्टनर्स होंगे, लेइंग आउट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर इट एंड गिविंग एन एक्सप्लेनेशन देयरऑफ। तो सारे डिटेल में सारा चर्चा वर्चा होगी कि इस पार्टनर के इतने पैसे थे, इस पार्टनर के इतने पैसे थे, दे दिए। विद इन 2 weeks आफ्टर द मीटिंग, एलएलपी लिक्विडेटर शैल सेंड, मीटिंग होने के 2 हफ्ते के बाद एलएलपी लिक्विडेटर क्या भेजेगा, रजिस्ट्रार को, कोर्ट को, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल वाइंडिंग अप अकाउंट्स, के देखो सर ये अकाउंट्स बने हुए हैं वाइंडिंग अप कि कैसे कैसे मैंने कितनी एसेट्स को बेचा और पार्टनर्स के मैंने पैसे दे दिए। इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो क्या ऑर्डर दे देगी, डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, कि भैया खत्म कर दो। इज ऑडिट ऑफ ऑल एलएलपी मैंडेटरी, क्या हर एक एलएलपी का ऑडिट करवाना चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूरी है। द ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एवरी एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स 24 ऑफ द एलएलपी। तो रूल 24 क्या बोलता है कि एलएलपी के अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। सच रूल्स इन इंटर एरिया प्रोवाइड्स दैट एलएलपी हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, एलएलपी जिसकी टर्नओवर मतलब सेल्स किससे ज्यादा नहीं है, 40 लाख से ज्यादा नहीं है, और whose contribution does not exceed 25 lakh, या जिसका प्रॉफिट 25 लाख नहीं है, is not required to get its account audited। तो आपकी सेल्स 40 लाख से ज्यादा की नहीं है, आपका प्रॉफिट 25 लाख से ज्यादा का नहीं है, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। However, if the partners of such limited liability partnership decide to get the accounts of such, लेकिन अगर आप ऑडिट करवाना चाहते हो तो आप ऑडिट करवा सकते हो। मैंडेटरी कब है, जब आपकी सेल्स 40 लाख से ज्यादा है, आपका प्रॉफिट 25 लाख से ज्यादा है। लेकिन अगर ज्यादा नहीं है फिर भी करवाना चाहते हो तो करवा लो। इज एवरी एलएलपी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड फाइल अकाउंट्स, पढ़ के देखो सर, ये सेल्फ पढ़ो अभी। डिस्कस ब्रीफली द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर ऑफ एलएलपी। तो एलएलपी के ऑडिटर्स की क्या पावर्स होती है, क्या ड्यूटीज होती है, तो देखो ध्यान से देखो। एक एलएलपी को कब ऑडिट कब करवाना पड़ता है, जब उसकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाए और उसका जो कंट्रीब्यूशन है मतलब जो प्रॉफिट है वो 25 लाख से ज्यादा हो जाए, तो उसको वो करवाना पड़ेगा ऑडिट। द लॉ प्रोवाइड, सिर्फ कौन कर सकता है ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है।
However, the LLP Act 2008 and LLP Rules 2008 does not mention anything specially about the duties and responsibilities के बारे में नहीं बताता, लेकिन ऑडिटर्स की कुछ क्या ड्यूटीज होती है वैसे सर, उसको एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा कोई फेलियर तो नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के अंदर, मतलब कंपनी को कोई अकाउंट्स बनाने थे और उसने अकाउंट्स नहीं बना रखे। टू रिपोर्ट इन डिक्टेबल ऑफेंसेस, मान लो कुछ ऐसे गलतियां उसने कर रखी है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस अपराध कर रखे हैं, ठीक है, वो बताने पड़ेंगे। टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, कि भैया कंपनी ने जो है ना प्रोफेशनली चीजें नहीं कर रखी। टू फर्निश एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशंस, उसको देखना पड़ेगा कि भैया सारे के सारे जो पार्टनर्स है क्या वो क्वालिफाइड है पार्टनर बनने के लिए, कोई ऐसा पार्टनर तो नहीं है जो कि डिस्क्वालिफाइड है। राइट ऑफ ऑडिटर, राइट टू एक्सेस एट ऑल द रीजनेबल टाइम टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी, मतलब उसके पास राइट है, अधिकार है, वो कंपनी का कोई सा भी डॉक्यूमेंट क्या कर सकता है, देख सकता है। They can inquire from the company, they can require from the company officers and employees such information explanation, मतलब किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को अपने पास बुलाकर उससे कोई सी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Auditors are entitled to attend general meeting of the company and receive the same notices communication relating to meetings। तो कंपनीज जो अपने शेयर होल्डर्स को जो कम्युनिकेशन जो दे रही है वो सारी कम्युनिकेशन किसको देनी पड़ेगी, ऑडिटर को। ऑडिटर हैज अ राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, पैसे मिलेंगे किसके, अपनी सर्विसेज के लिए। भैया जो ऑडिट जो कर रहा है उसको वो पैसे मिलना, उसका क्या अधिकार, तो वो पैसे लेगा कंपनी से। ठीक है, 27 आपने पढ़ लिया होगा है। हाँ, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत लेकिन आसान है। लेकिन वुड एनी एनुअल रिटर्न बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द एलएलपी, क्या एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी क्या एलएलपी को? तो एवरी एलएलपी वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। किस फॉर्म के अंदर, 11 के अंदर। किसके पास फाइल करना पड़ेगा, आरओसी के पास, विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब 31 मार्च को जब आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं उसके 60 डेज तक आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करने। एनुअल रिटर्न विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, पब्लिक भी उसको देख पाएगी ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस टू द रजिस्ट्रार, फीस भी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट फाइल करते टाइम। फॉर्म्स एंड कंटेंट, रिटर्न के अंदर क्या लिखा होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। मेन बिजनेस एक्टिविटीज क्या करते थे, कौन कौन से इनके पार्टनर्स थे, कौन कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे, और उनका डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने इंडिविजुअल्स एज अ पार्टनर, नंबर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स कितने थे, कंपनीज कितनी थी कंपनी के अंदर, हर एक पार्टनर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कोई पेनल्टी अगर एलएलपी के ऊपर लगी है तो वो बताना पड़ेगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, मान लो कंपनी ने बहुत सारे क्या कर रखे थे, गलत काम कर रखे थे, उनके ऊपर क्या लगे हुए थे, ऑफेंसेस लगे हुए थे। तो कुछ ऑफेंसेस अगर कम करे गवर्नमेंट ने, क्या करे, कुछ ऑफेंसेस अगर कम करे, मान लो उन्होंने ऑफेंसेस क्या करवा लिए, कुछ कम करवा लिए, उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। अब मैंने जैसे बताया एलएलपी को अपना बिजनेस क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो बिजनेस बंद करते टाइम उनको किसको अपॉइंट करना पड़ता है, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि किसमें से सेलेक्ट करना है, एलएलपी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दे रखी है उन बंदों में से आप एक बंदा सेलेक्ट करोगे, जो कि आपकी कंपनी को क्या मदद करेगा, क्या करवाने में, लिक्विडेट करवाने में हेल्प करेगा। तो वो जो लिक्विडेटर है ना, उसकी क्या ड्यूटीज है, उसकी क्या ड्यूटीज है। तो एलएलपी लिक्विडेटर शेल परफॉर्म सच, ऐसे कुछ फंक्शंस करना पड़ेगा, ऐसी ड्यूटीज करनी पड़ेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द एलएलपी और द क्रिएटर्स एज द केस में भी, मतलब उसकी कुछ ड्यूटीज है, कुछ फंक्शंस है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, समय के साथ साथ वो अपने सारे काम को पूरा करता जाएगा। एलएलपी लिक्विडेटर शेल सेटल द लिस्ट ऑफ, सारे क्रिएटर्स को पैसे देने पड़ेंगे और उनसे एविडेंस लेना पड़ेगा लायबिलिटी का कि भैया आप कोई और पैसे हमारे ड्यू नहीं है। एलएलपी लिक्विडेटर शैल ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ, सारे पार्टनर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्रेडिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि कोई मना तो नहीं कर रहा लिक्विडेट करने के लिए। एलएलपी लिक्विडेटर शैल मेंटेन रेगुलर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी in the form and manner prescribed in part 4, and the partners and creditors and any officer authorized by central government may inspect such books of account। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा आके उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है। The LLP liquidator shall pay the debts of the LLP, LLP के जो भी कर्ज है वो पे करने पड़ेंगे। And shall adjust the rights of the partners, LLP liquidator shall observe due care and diligence and discharge of his duties। तो जब भी वो अपनी ड्यूटीज कर रहा है तो ड्यू केयर, सारी चीजें सावधानी से करनी पड़ेगी। डिलीजेंस मतलब सोच समझ के, विद प्रॉपर इंटेलिजेंस उसको अपनी सारी ड्यूटीज करनी पड़ेंगे। ठीक है सर, काफी हद तक आज के लिए।